Hello students, welcome to लीला साइंस सेंटर. आई एम सूरज सेठ, योर फिजिक्स फैकल्टी. ये वीडियो क्लास 11th फिजिक्स की 5th चैप्टर लॉ ऑफ मोशन का बनाया गया है. यस, तो इसमें हम लोग जानेंगे लॉ ऑफ मोशन एग्जैक्टली क्या होता है, उसको इंट्रोडक्शन जानेंगे, कुछ एग्जाम्पल, क्रिएटिव एग्जाम्पल के थ्रू कि एग्जैक्टली लॉ ऑफ मोशन क्या है, कॉजेस क्या हैं. मेन हम इस चैप्टर में क्या जानेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका कॉज क्या है. प्रीवियस चैप्टर में हम लोग स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन में हम लोग मोशन तो जानते हैं कि वेलोसिटी, स्पीड, ये सब, एक्सेलरेशन, ये सब है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है एग्जैक्टली, उसके हम लोग कॉज हम जानेंगे इस चैप्टर में. उससे रिलेटेड कुछ लॉ हैं जो हमारे कुछ साइंटिस्ट हैं, न्यूटन्स एंड गैलीलियो, इन लोगों ने जो हमें लॉ दिया है उस लॉ को जानेंगे. तो आइए चलते हैं अपने चैप्टर पर. सबसे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे लॉ ऑफ मोशन के. कुछ हम वर्चुअल एक एग्जाम्पल लेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, क्रिएटिव एग्जाम्पल्स लेंगे जिसके थ्रू हम आपको इजीली समझा पाएं. तो आइए चलते हैं हम टॉपिक पर, लॉ ऑफ मोशन. To move a football which is at rest, someone has to kick it. है ना, आप देख सकते हैं किसी बॉल को अगर हमें क्या करना हो, मूव कराना हो, तो किसी को क्या करना पड़ेगा, उसको किक करना पड़ेगा, है ना. या फिर हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, टू थ्रो अ बॉल अपवर्ड्स वन हैज टू गिव इट एन अपवर्ड पुश. हमें अपवर्ड पुश देना होगा अगर हमें क्या करना है, बॉल को अपवर्ड्स फेंकना है, तो जैसा आप देख सकते हैं. या फिर आप देखते हैं, अ ब्रीज कॉजेज द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री टू स्विंग क्लियरली, सो सम एक्सटर्नल एनर्जी इज नीडेड टू प्रोवाइड फोर्स टू मूव अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट. यहां से हमें कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव तभी करेगा जब उसके पीछे कोई एक फोर्स सप्लाई हो रहा हो. इसमें एक एग्जांपल में और देखें आपने कि जैसे आप देखेंगे जब आंधी तूफान वगैरह आता है तो पेड़ के पत्ते हो या टहनियां हो लहलहाते हैं, मूव करते हैं. तो एग्जैक्टली क्यों मूव किया, तो जो एयर है वो एक फोर्स अप्लाई कर रहा है ट्री के ऊपर, जस्ट लाइक दिस. ऐसा कब दिखता है, जब थोड़ा सा हवा तेज हो, तूफान वगैरह है, तो आप देखेंगे इस तरह से बड़े बड़े पेड़ भी जो हैं इस तरह से लहराते हैं, यानी कोई फोर्स लग रहा है ना. तो लाइकवाइज एन एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू रिटार्ड और स्टॉप मोशन. अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसे रोकने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एक फोर्स की जरूरत है. सपोज दैट आप कार से आ रहे हैं, बीच में एक हर्डल आ गया, एक वॉल आ गया, तो जब कार आपका टकराएगा इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं, तो आपकी कार क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. और वहीं आप देखते हो कि अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया वॉल के थ्रू, तो आपकी कार स्टार्ट होगी. आपकी बॉडी जो है, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो आप जो है मोशन में रहेंगे, तो आप क्या होंगे, आपको चोट वगैरह लग सकती है. ये चीजें आप देखते हैं अक्सर. ठीक उसी तरह से आप देखते हैं, अगर आपने सिंपली कार चल रहा है और आपने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने से आप जहां चाहेंगे वहां जाकर के वो स्टॉप हो जाता है. तो ये जो ब्रेक क्या है, एक तरह का फोर्स ही तो अप्लाई किया कार के ऊपर. क्यों, इन दिस एग्जांपल द एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ फोर्स इज इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट्स. जो कार की एक्सटर्नल एनर्जी कार पर जो लग रही है, जिसके कारण से वो क्या हो रहा है, वो स्टॉप हो रहा है. जैसे ये मान लीजिए मशीन है, आप देखते हैं घास काटने वाली जो मशीन आप देखते हैं, हम यहां से फोर्स लगाते हैं, है ना, और उसका मूवमेंट क्या होता है, सामने की ओर होता है. फोर्स और मोशन का डायरेक्शन देखते हैं. क्यों, तो ये क्या है, ये कांटेक्ट फोर्स है. आपने मशीन पर कांटेक्ट करके ऐसे लगा करके आप फोर्स उस पर लगा करके उसको मूव करा रहे होते हो. ये क्या है, कांटेक्ट फोर्स है. क्यों, और एक नॉन कांटेक्ट फोर्स भी होता है, जस्ट लाइक जब मैग्नेट अट्रैक्ट करता है आयरन पीस को, क्या कांटेक्ट में आता है. आप देखते हो इस तरह से
हम आयरन की कोई प्लेट या पत्ती वगैरह रख देते हैं और देखते हैं मैग्नेट वगैरह जब हम सामने लाते हैं तो कुछ डिस्टेंस से ही वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है, तो यानी फोर्स लगाया वो विदाउट कांटेक्ट, तो ये क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है ना। तो इसमें क्या मिला, हमारा विदाउट कांटेक्ट मिला। सो इट इज क्लियरली दैट एक्सटर्नल एजेंसी कैन ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑन अ बॉडी इवन फ्रॉम डिस्टेंस, यानी नॉन कांटेक्ट फोर्स भी हमारे पास होते हैं। तो अब हम फोर्स का अगर हमें डेफिनेशन देना हो तो किस तरह से हम देंगे, तो क्या कहेंगे हम लोग, इट इज अ पुल और पुश विच जनरेट और टेंस टू जनरेट, या तो जनरेट करेगा या फिर टेंस टू जनरेट यानी कोशिश करेगा मोशन इन अ बॉडी एट रेस्ट, स्टॉप, और टेंस टू स्टॉप अ बॉडी इन मोशन, और टेंस टू चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी। ये सब कुछ इसमें आ गया फैक्टर्स उसके, यानी फोर्स एग्जैक्टली क्या है, तो पुश और पुल है। और इस पुश और पुल से एग्जैक्टली क्या होता है, तो इस पुश और पुल से हमारे क्या होते हैं, जनरेट होगा मोशन, या फिर टेंस टू जनरेट यानी कोशिश कर सकता है, जरूरी नहीं कि मोशन हो ही, हम ट्राई टू इन मोशन हम कर सकते हैं। या फिर कोई बॉडी रेस्ट में है तो हम उसे स्टॉप कर सकते हैं या स्टॉप करने की कोशिश कर सकते हैं, यानी बहुत तेजी से कोई आ रहा है, आपने फोर्स लगाया तो आप अक्सर देखते हैं हम फोर्स लगा रहे हैं फिर भी वो ऑब्जेक्ट नहीं रुका। क्यों नहीं रुका, क्योंकि उसे हमने उतना फोर्स नहीं लगाया जिससे कि वो स्टॉप प्रॉपर वे में हो पाए। ऑल्सो हमें एक फैक्टर और मिल गया कि जो फोर्स है उसके थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी को उसके शेप एंड साइज को चेंज कर सकते हैं, तो उसके हमें एक फैक्टर भी मिल गए, कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिल गए, है ना। जैसा आप एग्जांपल से देख सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, पुल हो रहे हैं, हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। समझ पा रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारा जो ट्री है वो क्या रेस्ट में है, हमारी कार मूविंग है। अगर कार ट्री से टकराई तो चूंकि वो रेस्ट में है तो ट्री ने अपने वेट के बराबर का फोर्स वहां लगाया, इस कारण से कार आकर के रुक गई, वो मूव नहीं कर पाया, है ना। जैसे आप यहां भी देख सकते हैं, दो कार आपस में जब टकराती हैं तो भी क्या होता है, तो हमारे चूंकि दोनों आपस में कोलाइड कर रही हैं तो इससे क्या होगा, दोनों अपोजिट है डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को वो क्या करती हैं, न्यूट्रलाइज करती हैं और रोक देती हैं, है ना। अब हम इंटरनल फोर्स की बात करेंगे कि एग्जैक्टली इंटरनल फोर्स क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे। इफ द फोर्स अप्लाइंग एजेंट इज इनसाइड अ सिस्टम दैट इट इज नोन एज इंटरनल फोर्स, इट डज नॉट प्रोवाइड मोशन टू द सिस्टम, है ना। अगर उसके अंदर ही है मोशन करने वाला तो क्या होगा, वो इंटरनल फोर्स होगा और वो मोशन नहीं प्रोवाइड करेगा। जैसे आप सपोज दैट आप कार में बैठे हुए हैं, है ना, और वो मूव नहीं कर रहा है, अंदर से आप उसको पुश कर रहे हैं, लेकिन वही आप बाहर से पुश करें तो क्या होगा, कार मूव करेगी। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, कार के अंदर कोई बंदा बैठा है, अब वो कार के अंदर से उसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, सोच रहा है कि कार मूव हो जाए, मूव होगी नहीं होगी। लेकिन वही बंदा अगर बाहर आकर के उस कार को पुश करे तो नो डाउट मे बी पॉसिबल, अगर वो फोर्स प्रॉपर लगा रहा है तो कार मूव हो सकती है। क्यों, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, जो बंदा लगा रहा है कार के अंदर बैठा वो इंटरनल पुश है, इंटरनल फोर्स है, और जो बाहर से आप देख रहे हैं ये बंदा जो लगा रहा है ये एक्सटर्नल फोर्स। ओके, आइए कुछ एमसीक्यू जानते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो अगर हमें डिफाइन करना हो कि व्हाट इज फोर्स, फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो क्या है, इट इज पुल और पुश विच टेंड्स टू मूव अ बॉडी, स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप अ बॉडी इन अ मोशन, टेंड्स टू चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी, ऑल ऑफ द अबव। तो जाहिर सी बात है ये सभी पार्ट उसमें था, तो हम क्या कहेंगे, ऑल ऑफ द अबव, है ना। आपको याद होगा ये हमारा फोर्स का डेफिनेशन हमने लिखा था। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, है ना, क्लियर है ये। नेक्स्ट बात करते हैं,
व्हाट इज एन इंटरनल फोर्स? इंटरनल फोर्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? क्या है ये? फोर्स अप्लाइंग एजेंट आउटसाइड अ सिस्टम और इनसाइड अ सिस्टम और इट प्रोवाइडेड मोशन और बोथ ए एंड सी, क्या हम कहेंगे? तो जाहिर सी बात है इंटरनल फोर्स इनसाइड अ सिस्टम जो फोर्स होता है उसे हम लोग कहते हैं। क्यों? ये आपको याद होगा, हमने डेफिनेशन इसका ये जो आप देख रहे हैं ये था, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब इनर्शिया क्या है। एग्जांपल हमने देख लिया, अब हम इनर्शिया जानेंगे कि व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया को हम लोग कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए, लेट अस फर्स्ट लर्न अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो एग्जैक्टली लॉ ऑफ इनर्शिया को ही डिफाइन करता है। तो चलिए आते हैं, टू अंडरस्टैंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वी हैव टू लर्न अबाउट द इनर्शिया एट फर्स्ट, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं? सप्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि एक को पढ़ने के लिए हमें दूसरा पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम पहले जानते हैं कि एग्जैक्टली इनर्शिया क्या है। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, क्या चीज? नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, then a body at rest continue to remain at rest and a body in a motion continues to move with a uniform velocity। यहाँ पे क्या बताया गया कि अगर किसी का नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, और अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहती है ना। दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इनर्शिया। दूसरे लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं? इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय विच इफ इट इज एट रेस्ट इज कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट एंड इफ a body in motion continues to move with a uniform velocity until or unless it applied or compelled with external force। जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए वो अपने पोजीशन को, अपने मोशन को बनाए रखता है, अपनी स्टेट को बनाए रखता है। अगर वो रेस्ट में है रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई आउटर यानी बाहरी कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। समझ पा रहे हैं इनर्शिया? सिंपल लैंग्वेज में हमें दोनों बता दिया, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। अब हम यहाँ पर एक और बात बता दें कि एग्जैक्टली इनर्शिया का मतलब क्या होता है। तो इनर्शिया मीन्स हमारा होता है रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्ट टू चेंज, यानी कोई भी चेंजेस का जो हमारा उसको रोकता है वही है हमारा इनर्शिया। तो आइए देखते हैं, अ बॉल एट रेस्ट स्टे एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। जब तक हम उसको किक नहीं मारेंगे वो रेस्ट में ही रहेगा, है ना। तो इनर्शिया एग्जैक्टली क्या हुआ? तो मास, है ना, स्टेबल है ना। अब क्या हुआ? हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पर क्या हुआ? वो मूव करने लगा, सिंपल। तो कब किया? जब हमने फोर्स लगाया, है ना, ये मोशन में आ गया। क्लियर? तो इस तरह से हम इनर्शिया को कैसे कहेंगे? देखिए यहाँ पर हमने एक सोफा सेट लिया, एक बंदा इसको सपोज दैट क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, ट्राई टू इन मोशन, इसको मोशन में लाना चाह रहा है। क्या ये मूव होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बंदे ने इतना फोर्स नहीं लगाया जिससे वो मूव हो पाए, मोशन में आ पाए। अगर हम और उसको कहते हैं कि ट्राई करो, वो फोर्स लगाया लेकिन नहीं हो पाया, इसका सेंस क्या निकला कि एग्जैक्टली जो इसका मास है, क्या चीज? मास है, वो बहुत ज्यादा है, वो इतना फोर्स हमारा जो पर्सन है, ये मैन है, ये इतना फोर्स नहीं लगा पा रहा है कि ये मूव कर पाए, है ना। स्टिल क्या है? ये स्टेबल में ही रहेगा। तो ये क्या हुआ? ये इसकी अपनी जो स्टेबिलिटी है वो अपना बनाए रखा है। हमारा जो सोफा है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है, ये मूव नहीं हो रहा है ना।
तो एग्जैक्टली अगर कोई मूव नहीं होता तो हम उसको क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं वो लेजी है। यानी लेजीनेस क्या हुआ? उसकी एक प्रॉपर्टी हो गई कि हम कह सकते हैं कि पूरे हमारे यूनिवर्स में कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है? लेजी है। अब आप सोचेंगे कि हम लेजी क्यों कह रहे हैं? लेजी का मतलब क्या हुआ कि अगर वो रेस्ट में है तो चलो भाई रेस्ट में थे। जैसे आप देखते हैं हमारे आसपास के कुछ लोग होते हैं जो जनरली देखा जाता है कि अगर किसी वर्क में पार्टिसिपेट नहीं करें, अगर हम लोग कह भी रहे कि जाओ बेटा ये कर लो, तो वो क्या करेगा? वो बैठा रहेगा, लेजी है, तभी तो वो करता है। तो हमारी ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये सब भी क्या होते हैं? लेजी होते हैं। जब तक कि आप फोर्सली उसको नहीं कहेंगे, डांट के नहीं कहेंगे बेटा तुमको ये काम करना है, तो वो नहीं करता है। तो ये क्या है? ये जो आपने ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी देखी, कैरेक्टरिस्टिक देखी कि वो मूव नहीं कर रहा है, एग्जैक्टली क्या शो करता है? लेजीनेस उसका शो करता है। तो हम क्या कह सकते हैं? इफ थिंग्स आर लेजी एंड दे डोंट वांट टू मूव, हाउ डज मूवमेंट हैपन? कैसे होगा जब अगर वो मूव नहीं कर रहा है? तो इससे हमें जो कंक्लूजन निकला वो क्या मिला कि अगर हम बॉल को पुश मारते हैं, बॉल को पुश करते हैं तो इजीली हम पुश कर पा रहे हैं, लेकिन हम अगर किसी सोफा वगैरह को कर रहे हैं तो हम उसे नहीं कर पा रहे हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ मास। यानी मास एक फैक्टर होता है। बॉल हमारा कम मास का है, स्मॉल मास की क्वांटिटी कम है, मैटर इसमें कम है, हम इसलिए इजीली इसमें फोर्स लगा करके किक करके हम इसको क्या कर सकते हैं? मोशन में या रेस्ट में ला सकते हैं। बट वही हम सोफा के केस में हम लोग नहीं कर पाते हैं, है ना? तो यहाँ क्या हुआ? बॉल भी हमें किक करने पर हम देखते हैं किक करते हैं तो वो भी रुकता है। कौन रोक रहा है? तो एयर रेजिस्टेंस हो सकता है, रफनेस ऑफ ग्राउंड हो सकता है, या फिर और कोई ऑब्स्टैकल यानी कोई रुकावट आ जाए, उससे हमारे क्या होती है? वो रुक जाती है ना? तो ये चीजें जो है आपको देखने को मिलती हैं। अगर ये सब ना हो तो ये ऑलवेज क्या होगा? मोशन में ही रहेगा। जस्ट लाइक आप स्पेस में देखते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हल्का सा भी पुश करें तो चूंकि वहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रफनेस नहीं है, कोई ऑब्स्टैकल नहीं होता है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट हमारा मूव करता रहता है इस इन अ स्पेस। तो ये हम यहाँ पर देखते हैं, है ना? अब ये देखिए, बंदा बहुत कोशिश किया तो यस मूव किया, है ना? तो इससे क्या मिलता है कि इसका मास बहुत जाता है। एक्टिविटी को आप बहुत गौर से देखिए, वो देखिए फोर्स लगा रहा, हिला नहीं हिला, पूरा लगा दिया, उसकी एनर्जी खत्म हो गई। समझ पा रहे हैं? लेकिन वही हम बात करें कि जब हम पुल करने की बात आ रही थी, पुल करने पर हल्का फुल्का वो मूव करा पाया, है ना? तो ये क्या मिला? थिंग्स वांट्स टू स्टे इन द सेम पोजिशन एज दे आर, थिंग्स वांट्स टू कीप डूइंग व्हाट they are already doing. So how can we say things are lazy? तो physicists have a special name for this laziness. इसी को हम लोग बोलते हैं, इस laziness को ही बोलते हैं inertia. तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि inertia means what? Then inertia means laziness. इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। If things are rest, then they want to stay in rest. And if things are in motion, they want to move on and on. तो इस तरह से हमें मिला। और एक और भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, इसी को जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने यही डिफाइन किया। क्या? एवरी बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इट्स स्टेट ऑफ मोशन until or unless an external force is applied. तो न्यूटन ने भी इसी बात को अपने लैंग्वेज में बताया। क्लियर है? आइए कुछ एमसीक्यू देखते हैं, देन अगेन हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को दोबारा देखेंगे। तो इनर्शिया से हमने क्या निकाला? क्या है इनर्शिया? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू अपोज चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन और वाइस वर्सा। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी चेंज फ्रॉम रेस्ट, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी चेंज फ्रॉम द मोशन, नन ऑफ अबव। क्या कहेंगे आप?
तो फर्स्ट लॉ कहेंगे इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू अपोज चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन एंड वाइस वर्सा, है ना। ये आपको डेफिनेशन याद होगा, हमने दिखाया था, इस तरह से इससे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन के कौन से लॉ में था, तो यस, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हमें बताया गया है कि लॉ ऑफ इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी है वो एग्जैक्टली न्यूटन के फर्स्ट लॉ के ही जैसी, एकदम सेम, जस्ट लाइक इनर्शिया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है ना। आइए अब हम बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को। जैसा हमने प्रीवियस अभी आपको डेफिनेशन बताया ही, चलिए एक बार फिर से बताते हैं कि इनके लॉ के अकॉर्डिंग क्या है। एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन until unless it is compelled by some external force। सेंस आपका वही इनर्शिया वाला ही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। तो ये हमारा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, है ना। तो अब आपके मन में आएगा कि अब इनर्शिया का मतलब क्या है। तो इनर्शिया मीन्स दैट there is a natural tendency of object to keep on doing what they are doing. Okay, all objects resist change in their state of rest of uniform motion, है ना। तो ये हमारा कंक्लूजन निकल के आया, समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट कीप ऑन डूइंग वॉट दे आर डूइंग। सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट वो वही करेगी जो वो कर रही होती है। तो लेट अस स्टडी द स्केटर टू अंडरस्टैंड दिस लिटिल बेटर। मान लीजिए कोई स्केटिंग कर रहा है और बीच में ऑब्स्टेकल आ गया, तो आपको पता है कि स्केट्स अगर बीच में हडल आ गया, जैसे हम इस पिक्चराइज करके आपको बता रहे हैं कि अगर वो हडल आ गया तो वो क्या होगा एग्जैक्टली, वो गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि स्केट्स जो है वो तो रेस्ट में आ गया हडल आने के कारण, बट जो पर्सन है जो उससे मूव कर रहा है वो मोशन में ही है, दैट्स व्हाई वो क्या हो जाता है, गिर जाता है ना। तो इस तरह से आपने क्या देखा, क्या कंक्लूजन मिला, द स्केटर चेंज इज स्टेट फ्रॉम मोशन टू रेस्ट एंड एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टेड ऑन हिम इन द फॉर्म ऑफ एब्स्टेकल, यानी स्टोन जो एब्स्टेकल आया उसके फॉर्म में एक क्या आया, अनबैलेंस फोर्स उस पर लगा। तो आइए हम लोग इनर्शिया को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं उसको बात करते हैं कि इनर्शिया के कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहला इनर्शिया होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये क्या है, तो वही कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ये क्या है, रेस्ट का हो गया। नेक्स्ट क्या हो सकता है, इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कोई बॉडी ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी। इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन until and unless an external force acts on it। तो इस तरह से हम लोग इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझ भी सकते हैं। और नेक्स्ट क्या होगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसमें भी आप देखते हैं, इसको भी हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन बाय ओन until and unless an external force acts on it। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने जाना इनर्शिया के विषय में, उसके क्लासिफिकेशन के विषय में। बीइंग अवेयर ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वी शुड अवेयर सीट बेल्ट इन द कार। जैसा हमने बताया कि सीट बेल्ट आप जरूर लगाएं। सीट बेल्ट आप लगाएंगे तो आपके साथ ये दुर्घटना जो आप देख रहे हैं वो आपके साथ, इसीलिए सीट बेल्ट हमें कार में जरूर लगाना चाहिए। फर्स्ट लॉ टॉक अबाउट
हाउ टू ओवरकम इनर्शिया व्हेन एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड। आइए कुछ आपको क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि क्या हम लोगों ने पढ़ा और आपको क्या कितना आप समझ पाए। चैट बॉक्स में तुरंत हमें आप बताएंगे। विच लॉ ऑफ न्यूटन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कौन से लॉ के अंडर में हमें पता लगता है? तो यस, इट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये आपको याद होगा, हमने बताया था, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यू आर थ्रोन आउटवर्ड्स when your car suddenly taken a turn, which law of Newton is involved in this? कौन से लॉ पर है? तो क्लियरली आपको पता लग गया होगा कि ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा हमें आप लोग की क्लास लेकर के। आई थिंक आपको भी चीज़ें कुछ समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अपने लॉ ऑफ मोशन के सेकंड क्लास में, जिसमें हम आपको सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, मोमेंटम एंड ऑल एक्सप्लेन करेंगे। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।